हेलो नमस्कार गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड डिसिप्लिन्ड वे में कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर ही रहे होंगे। आप सबको गुस्सा तो नहीं आ रहा? सिलेबस इतना दिन कम, मैम गायब, नो अकाउंटेबिलिटी, कंप्लीट होगा भी कि नहीं, ढेर सारे सवाल। चलिए पहले क्वेश्चंस अपना प्रैक्टिस करते हैं ना, आफ्टर दैट आपके मन के सभी विचारों और डाउट्स पर बात करते हैं। और कंसंट्रेशन के साथ सेशन को देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको मिलेगा सीसीक्यू। जो बच्चे नए उनको बता दिया जाए, सीसीक्यू मीन्स कंसंट्रेशन चेक क्वेश्चंस, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फर्स्ट 5 बच्चों के नेम स्क्रीन पर शो किया जाता है, आपको पता ही है। और आप में से प्रीवियस सेशन में जितने बच्चों ने आंसर किया सभी को थैंक यू सो मच। चलिए सेशन स्टार्ट करें, उससे पहले अपने स्टडी सर्कल में सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए। हम भी एक बार टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। चलिए इत्मीनान से बैठ जाइए और सेशन एंजॉय कीजिए। राइट, चलिए देखिए, ये है आपका सोर्स घटना चक्र। आपको स्टार्टिंग में ही आपका सोर्स बता दिया जाता है, आखिर आपको पढ़ाया जा रहा है तो कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। तो ये इस बुक का 8th टॉपिक है, प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं, मेजर सोशल प्रोसेसेस। आपको ही पता है मार्केट में 10 बुक अवेलेबल है बट एररलेस एक भी नहीं है। किसी बुक में कोई और आंसर, किसी बुक में कोई और आंसर, उन सब के कंपैरिजन में आपका घटना चक्र थोड़ा ऑथेंटिकेट माना जाता है। दैट्स वाई रीजन बीइंग हम यहीं से अपना टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। राइट, प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं, मेजर सोशल प्रोसेसेस, इसके अंतर्गत आप 3 सब टॉपिक पढ़ेंगे। सहयोग, कोऑपरेशन, सेकंड है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड है प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। ये आपके किन एग्जाम में पूछे गए? तो आपके पीजीटी में पूछा गया है, जीआईसी में पूछे गए और आरपीएससी। इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेगा। बट एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये सेशन आप सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर भी आपसे सोशियोलॉजी पूछी जाती है। तो आपके लिए इररिस्पेक्टिव हो जाता है कि स्टेट पे पूछा गया या फिर किसी एग्जाम में पूछा गया। तो अगर एक बार पूछ लिया गया किसी भी एग्जाम में बना हो या फिर किसी स्टेट में, तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है तो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। तो इस माइंडसेट से बाहर आके आपको सॉल्व करना है। आपके लिए फोकस क्या होना चाहिए? आपका सब्जेक्ट क्या है? सोशियोलॉजी। राइट, और हाँ, आप में से कुछ बच्चों का कहना है कि मैम थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज करवाइए। तो आपको ही पता है आपसे वोटिंग परसेंटेज आपका कितना आया था, पोल करवाया गया था, 0% वोट आया था। इट मीन्स दैट टोटली डिस्कार्ड इज दिस टाइप ऑफ सेशन। राइट, आप में से किसी को वो सेशन चाहिए ही नहीं था, इसलिए ये सेशन लाया नहीं गया। आपको ही पता है 5 सितंबर के दिन 40 आवर्स की मेहनत लगी हुई थी, टोटल डिस्कार्ड कर दिया गया पूरे सेशन को क्योंकि 0% वोट आया था। जब आपको चाहिए नहीं था तो क्लास डिलीवर करने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। और आप सब ने पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेनेशन की चाहत रखी थी, वही आपको करवाया जा रहा है। हालांकि थैंक यू सो मच क्योंकि 6 सितंबर के सेशन को आप सब ने काफ़ी प्रेम दिया है। थैंक यू एवरीबॉडी। और तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, जब भी पोल करवाया जाए 24 आवर्स के लिए ही वो एक्टिव रहता है, उसके बाद आपका एक्सपायर हो जाता है। तो मेजॉरिटी ऑल द टाइम आपका ओवर रूल करता है। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आपके जजमेंट्स आते हैं, माइनॉरिटी का जजमेंट सही होते हुए भी आपका मेजॉरिटी के ऊपर प्रिवेल कभी भी नहीं करता है। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आए दिन अपने ही जजमेंट को ओवर रूल कर देता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसको भी पता होता है कि उससे पास्ट में जो गलतियां करी हैं आज हमें चेंज कर देना चाहिए। तो काफ़ी सारे जजमेंट आपके जो उस समय माइनॉरिटी के चलते पास नहीं होते, वो आज आपका मेजॉरिटी के चलते पास हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मेजॉरिटी हमेशा ही ओवर रूल करेगा। तो इसलिए अपने पोल में अपने जो भी आंसर आपको टिक करना है आप सोच समझ के कीजिए। राइट, तो अभी आपके पास टाइम भी कम है, इसके चलते आपका थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज नहीं करवाया जा रहा। आप की जो भी ओपिनियन थी उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चलाया जाएगा। राइट, और आप में से कुछ बच्चे डिमांड करते हैं पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाए। बट पीडीएफ में इस पीपीटी को कन्वर्ट करने के लिए इसमें आपका आंसर भी रखना होगा, कुछ एक्सप्लेनेशन भी रखना होगा, तभी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और इतना करने के लिए टाइम नहीं है। और आपके इंस्ट्रक्टर को जब भी कहा जाता है तो उनकी तरफ से 2 ही लाइनें आपके लिए रहती है कि पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई। तो इसके आगे क्या ही कहा जाए। और आप सबने जब अपने राय व्यक्त किए थे, 0% आया था थ्योरी और पीवाईक्यूज के लिए, तब कहा गया था कि बच्चे जो है थ्योरी पेड क्लासेस में ही पढ़ना पसंद करते हैं और फ्री में तो उनको ओनली पीवाईक्यूज ही चाहिए रहता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी हम लोग पेड क्लासेस में। देन आई सेड नो, हम नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इनके सबके लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल चल रहा है और पेड क्लासेस लेगा ही कौन? वही जो सक्षम होंगे। तो मेरा टारगेट तो वो बच्चे भी हैं जो अपने पूरा घर संभाल रहे हैं, उसके साथ ही साथ अपने करियर को लेके भी फोकस्ड है, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं
और अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पेड वोट जैसा कुछ भी नहीं है, चाहे जो भी राय व्यक्ति करे कोई भी, तो आपके लिए सब कुछ फ्री है, क्योंकि मेरे लिए सभी बच्चे बराबर है। लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक, राइट। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? हु प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 38 सोशल प्रोसेसेस इन 1905? फर्स्ट ऑप्शन रॉस ने, सेकेंड ऑप्शन गिलिन व गिलिन ने, थर्ड ऑप्शन पार्क व बर्गिस ने, फोर्थ ऑप्शन मैकाइवर योम पेज ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2010 में पूछा गया था। तो ई रॉस ने आपका 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की जो सूची है, जो लिस्ट है, इसको प्रिपेयर किया गया। वहीं हम ब्लैकनर एंड गिलिन की बात करते हैं तो ब्लैकनर एंड गिलिन ने आपका सामाजिक प्रक्रियाओं की 6 श्रेणियों को प्रस्तुत किया है। आपका पार्क और बर्गिस की हम बात करते हैं तो पार्क और बर्गिस ने आपका अंतःक्रिया के 4 प्रकार के मूल तत्व बताएं। पहला आपका हो जाता है प्रतिस्पर्धा, दूसरा हो जाता है संघर्ष, और तीसरा हो जाता है समायोजन, और चौथा क्या हो जाता है? आत्मसातकरण। वहीं हम एल वॉन बीस की बात करें और आपका बकर की बात करें, इन्होंने आपका सामाजिक प्रक्रियाओं को 650 प्रकार में डिवाइड किया है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल प्रोसेसेस? फर्स्ट ऑप्शन संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड ऑप्शन एकीकरण इंटीग्रेशन, थर्ड ऑप्शन सामाजिक विघटन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन संवेदनशीलता सेंसिटिविटी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं, आपको कई बार बताया गया था, जब हम लेस्ली की बात करते हैं तो इन्होंने आपका सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 टाइप में डिवाइड किया है। पहला आपका हो जाता है सहयोग कोऑपरेशन, दूसरा आपका हो जाता है प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन, और तीसरा आपका हो जाता है संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट, और चौथा आपका हो जाता है अकोमोडेशन समायोजन, और फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा? आत्मसातकरण एसिमिलेशन। तो आपको याद करना काफ़ी इजी है, ये ट्रिपल सी है और ये डबल ए है। तो कैसे आपको याद रखना? कोऑपरेशन कॉम्पिटिशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिर अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन हो जाएगा। वहीं अभी आपको बताया गया किसके अकॉर्डिंग 4 टाइप का बताया गया था मूल तत्व अंतःक्रिया का, पार्क और बर्गिस के अकॉर्डिंग। आपका प्रतिस्पर्धा बताया गया था, मीन्स आपका कॉम्पिटिशन हो जाएगा, दूसरा आपका संघर्ष हो जाएगा, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और थर्ड आपका समायोजन हो जाएगा, मीन्स अकोमोडेशन हो जाएगा, और फिर चौथा आपका हो जाता है आत्मसातकरण एसिमिलेशन। तो ये 4 किसके अकॉर्डिंग था? पार्क और बर्गिस के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना। और ये जो आपका सोशल प्रोसेसेस है, इन 5 टाइप को आपको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा संयोजक प्रक्रिया, जिसको बोलेंगे इंटीग्रेटिव और कंजक्टिव प्रोसेस, जिसमें आपको सहयोग मीन्स कॉपरेशन देखने को मिलेगा, और दूसरा क्या देखने को मिलेगा? समायोजन मीन्स आपको एकोमोडेशन देखने को मिलेगा, और एसिमिलेशन देखने को मिलेगा। ये आपका क्या हो गया? आत्मसातकरण। तो आपको ध्यान में रखना, संयोजक प्रक्रिया अलग से आपका क्वेश्चंस भी बना के पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जो संयोजक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? पहला तो आपको कॉपरेशन देखने को मिलेगा, दूसरा आपको एकोमोडेशन देखने को मिलेगा, और तीसरा आपको एसिमिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है। और आपका जो बचे रह गए, ये आपका क्या हो जाएगा? विघटनात्मक या विभाजक प्रक्रिया, डिसइंटीग्रेटिव और डिसजंक्टिव प्रोसेस। इसमें आपका क्या आ जाएगा? कंपटीशन आ जाएगा, प्रतियोगिता, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट मीन संघर्ष आ जाएगा। तो इससे अलग से भी क्वेश्चंस एग्जाम में बने, इससे आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा जा रहा है क्या नहीं इंक्लूड है आपका सामाजिक प्रक्रिया में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सात्मीकरण के लिए सहायक होती है? Which of the following conditions is helpful for assimilation? फर्स्ट ऑप्शन आत्मीय सामाजिक संबंध, कॉर्डियल सोशल रिलेशन, सेकेंड ऑप्शन सहनशीलता टॉलरेंस, थर्ड ऑप्शन परिवहन एवं संचार के उन्नत साधन एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ ऑप्शन या सभी ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सी परिस्थितियां जो सात्मीकरण के लिए सहायक होती हैं? तो आपका आत्मीय सामाजिक संबंध भी आ जाता है, सहनशीलता भी आ जाएगा, और परिवहन एवं संचार के उन्नत साधन ये भी आपका सहायक होता है सात्मीकरण के लिए। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह सभी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। यह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर एवं पेज,
सेकेंड ऑप्शन के डेविस, थर्ड ऑप्शन ई बोगार्डस, फोर्थ ऑप्शन एम जिन्सबर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको लेके कहीं कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहां पता चले कि इस स्टेटमेंट को किसके द्वारा बोला गया है। तो आपका जो सिलेक्शन बोर्ड था इसके द्वारा इसको इवैल्यूएशन से बाहर कर लिया गया था बाद में, बट जो आपका स्टार्टिंग में आंसर किया आया था उसमें आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी, किंग्सले डेविस। चलिए अब हम देखते हैं सहयोग, कोऑपरेशन से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका जी वीको, सेकंड ऑप्शन है पी क्रोपोस्किन, थर्ड ऑप्शन है रैटजिनहॉफर, फोर्थ ऑप्शन है एल.टी. हॉबहाउस। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या आपका जियोवानी वीको के द्वारा किया गया था और उद विकास के संदर्भ में उनका कहना है कि समाज असहयोग की निम्नतर व्यवस्था से उच्चतर व्यवस्था की ओर बढ़ता है। और वीको ने ही आपका बताया है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होते हैं। अगर पूछ लिया जाए ये किसने बताया या किसने कहा है, किसका कथन है? व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होते हैं, ये आपका हो जाएगा वीको। और समाज में सहयोग की भावना रहती है और इस तरह से समाज क्या है, धीरे धीरे समाज का क्या होता है, विकास होता है। ये सब किसने बताया? आपका वीको ने। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जी वीको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट सहयोग, सेकंड संघर्ष, थर्ड प्रतिस्पर्धा, फोर्थ है आपका सात्मीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 1 और 2, सेकंड ऑप्शन 1, 2 और 3, थर्ड ऑप्शन 2, 3 और 4, फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 और 4। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2004 एंड 2013 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका सोशल प्रोसेसेस होता है ये आपका 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा इंटीग्रेटिव या फिर कंजक्टिव प्रोसेस हो गया, इसको आपका बोलेंगे संयोजक या फिर सहयोगी प्रक्रिया। वही दूसरा आपको देखने को मिलेगा आपका डिसइंटीग्रेटिव या फिर डिसजंक्टिव प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। इसको आपका हिंदी में क्या बोलेंगे? विघटनात्मक या फिर विभाजक या फिर असहयोगी प्रक्रिया के नाम से देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं आपका इंटीग्रेटिव और जो आपका कंजक्टिव प्रोसेस है, इसके तहत आपको सहयोग देखने को मिलेगा, कोऑपरेशन और समायोजन, अकोमोडेशन, और फिर दूसरा क्या आपको मिलेगा? अनुकूलन या सात्मीकरण, आत्मसातकरण मीन्स एसिमिलेशन। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको संयोजक जो आपका सहयोगात्मक प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा सहयोग हो गया, आपका कोऑपरेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, और क्या देखने को मिल जाएगा? आपको एसिमिलेशन देखने को मिल जाएगा। वहीं आपका हम बात करते हैं जो आपका विघटनात्मक प्रोसेस है, जो डिसजंक्टिव प्रोसेस है, इसमें आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा और कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सहयोगात्मक प्रक्रियाएं पूछा गया है। तो सहयोगात्मक प्रक्रियाएं के अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाएगा? सहयोग आ जाएगा, संघर्ष नहीं आएगा, संघर्ष आपका विघटनात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आएगा, और प्रतिस्पर्धा भी आपका विघटनात्मक के अंतर्गत आएगा, और सात्मीकरण आपका सहयोगात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन आधुनिकीकरण, सेकंड ऑप्शन सहयोग, थर्ड ऑप्शन प्रतियोगिता, फोर्थ ऑप्शन है आपका सात्मीकरण। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया जो वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है आपका, इसी को आपका विघटनात्मक प्रक्रिया भी बोलेंगे, विभाजक प्रक्रिया के नाम से भी देखने को मिलेगा और असहयोगी प्रक्रिया के नाम से भी देखने को मिलेगा। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? ये आपका जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? काफी इजी है, अभी भी बताया गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, सहयोगात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? आपका सहयोग आ जाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं आएगा, संघर्ष नहीं आएगा, और अनुकूलन आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन कौन सा आपका हो जाएगा? सहयोग आपका सहयोगी प्रक्रियाओं में आएगा, संघर्ष नहीं आएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं आएगा, अनुकूलन भी आ जाएगा और सात्मीकरण भी। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 4 एंड 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2005 एंड 2009 में पूछा गया है।
और क्वेश्चंस बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए तो बार बार आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा, तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हो जाएगा, इसीलिए बार बार क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं है? ये आपका पीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आधुनिकीकरण, सेकंड ऑप्शन सहयोग, थर्ड ऑप्शन प्रतिस्पर्धा, फोर्थ ऑप्शन है शात्मीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना होता है, अदरवाइज आते हुए भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया क्या इसमें असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, सेकंड ऑप्शन प्रतिकूलता, थर्ड ऑप्शन संघर्ष और फोर्थ ऑप्शन क्या है? आत्मसातकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आत्मसातकरण आपका सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन समायोजन, सेकंड ऑप्शन शात्मीकरण, थर्ड ऑप्शन प्रतियोगिता, फोर्थ ऑप्शन सहयोग। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? प्रतियोगिता नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है समायोजन, सेकंड ऑप्शन सहयोग, थर्ड ऑप्शन व्यवस्थापन, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? आप देख सकते हैं अलग अलग नामों से आपको देखने को मिल सकता है, बट सबका मीनिंग क्या है? एक ही होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सहयोग, सेकंड ऑप्शन प्रतिकूलता, थर्ड ऑप्शन सात्मीकरण, फोर्थ ऑप्शन समायोजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया कौन सा आपका सहगामी प्रक्रिया नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रतिकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम फर्स्ट ऑप्शन सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, सेकंड ऑप्शन आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं, थर्ड ऑप्शन असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन व्यवस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असहयोगी प्रक्रियाएं किन्हें कहा जाता है? तो असहयोगी प्रक्रियाएं वे हैं जिनके परिणाम स्वरूप अव्यवस्था, अराजकता और हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे जो समाज है आपका विघटन की ओर उन्मुख होता है। और इसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है मेन रहता है संघर्ष, और संघर्ष शब्द के साथ प्रायः आपका हिंसात्मक भावनाएं जुड़ी रहती हैं। और ये जो फैक्ट है इसको आपका गिलिन एंड गिलिन ने भी स्वीकार किया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। तो जिन प्रक्रिया के कारण आपका समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? फर्स्ट ऑप्शन एस बोगार्डर, सेकंड ऑप्शन आर.एम. मैकाइवर तथा सी.एच. पेज, थर्ड ऑप्शन जी बर्जेस और फोर्थ ऑप्शन जैकब मोरिनो। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकाइवर एंड पेज ने प्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा प्रस्तुत किया है आपका। और जब समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर आपका कार्य करते हैं तब वह आपका क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष सहयोग। और जब समान उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक या अधिक व्यक्ति आपस में सहयोग करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष सहयोग। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिलता है? लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर.एम. मैकाइवर तथा सी.एच. पेज। और हम ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन ने आपका सहयोग का 3 प्रकार बताया गया ग्रीन के द्वारा। पहला आपका हो जाता है प्राथमिक सहयोग, दूसरा आपका हो जाता है द्वितीयक सहयोग और तीसरा आपका क्या हो जाता है? तृतीयक सहयोग। तो आपका ग्रीन के द्वारा कितने टाइप का सहयोग बताया गया? 3 टाइप का बताया गया। पहला आपका प्राइमरी हो गया, दूसरा आपका हो गया सेकेंडरी और तीसरा क्या हो गया? टर्सरी। तो आपका पहला हो गया प्राथमिक सहयोग, दूसरा हो गया द्वितीयक सहयोग और तीसरा क्या हो गया? तृतीयक सहयोग। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज।
और ये क्वेश्चन देखिए आपको कहाँ कहाँ पूछा गया है, पीजीटी एग्जाम में ही पूछा गया है, 2016 में और 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी। सेम क्वेश्चन है, आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। सेकंड ऑप्शन, यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। थर्ड ऑप्शन, सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें। फोर्थ ऑप्शन है सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो इसे आपका क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष सहयोग। और इस प्रकार के सहयोग में जरूरी नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, परंतु सबका जो टारगेट होता है एक ही होता है। जैसे आपका कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में जो लोग इंडल्ज रहते हैं, जो कार्य में अपने लगे होते हैं, उन सभी का एक ही उद्देश्य होता है, क्या, कपड़ा बनाना। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर पूछा गया क्या सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। तो ये आपका गलत है, जरूरी नहीं है जो लोग इंडल्ज है सभी को समान रूप से लाभ मिले। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है। फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर, सेकंड ऑप्शन ग्रीन, थर्ड ऑप्शन डहरेंडॉर्फ, फोर्थ ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोफेसर ग्रीन का ही कथन है कि सहयोग आपका शांतिपूर्ण संघर्ष है। और ग्रीन के अकॉर्डिंग आपका संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने, रोकने अथवा उन्हें शक्ति से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वह सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, वह सामान्य सहयोग कहलाएगा। सेकंड ऑप्शन, वह तृतीय सहयोग कहलाएगा। थर्ड ऑप्शन, वह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। फोर्थ ऑप्शन, वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब दो समूह आपस में अपने स्वार्थवश लड़ते हैं और लड़ाई का परिणाम दोनों के लिए हानिकारक होता है तो ऐसे कंडीशन में वे कभी कभी समझौता करने को भी रेडी हो जाते हैं और इस समझौते से जो स्थिति बनती है वह आपका तृतीयक सहयोग कहलाता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि जो तृतीयक सहयोग है संघर्ष से उत्पन्न सहयोग की स्थिति का नाम है। इसका आप डायरेक्ट एग्जाम्पल देखने की बात करें, अभी लेटेस्ट ही आपने देखा था क्या, ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह तृतीयक सहयोग कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप कारगिल वॉर को देख सकते हैं। कारगिल वॉर में आपका पूरा विपक्ष जो था आपका सरकार के साथ खड़ा हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हो। फोर्थ ऑप्शन है इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सहयोग के लिए समान लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। निश्चित उद्देश्य होने के समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। मजदूर अपने मालिक के खिलाफ इसलिए आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहाँ समान उद्देश्य होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, कौन सा तत्व सहयोग का नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। सेकेंड ऑप्शन, समाज में केवल सहयोग है। थर्ड ऑप्शन, समाज में केवल संघर्ष है। फोर्थ ऑप्शन, समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है जो संघर्ष होता है सहयोग होता है, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, बट दोनों ही आपका एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहाँ संघर्ष है वहाँ सहयोग और जहाँ सहयोग है वहाँ संघर्ष। इसलिए कि कोई भी समाज ना तो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रह सकता है और ना हमेशा सहयोग की स्थिति में रह सकता है। संघर्ष और सहयोग समाज की मूल प्रक्रिया है और इन्हीं फैक्ट्स को ध्यान में रखकर आपका लेस्ली
और उनके सहयोगी समाजशास्त्रियों ने सहयोग संघर्ष निरंतरता या सहयोग संघर्ष अविच्छिन्नता की अवधारणा की बात कही है, जिसको आपका इंग्लिश में बोलेंगे कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिनम। अगर पूछ लिया जाए इस अवधारणा किसने दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेस्ली। तो ध्यान में रखना है आपका लेस्ली और उनके जो सहयोगी समाजशास्त्री हैं, उन्होंने आपका सहयोग संघर्ष निरंतरता या फिर कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिनम की अवधारणा की बात कही है। तो आप भी देखने को मिलता है सोसाइटी में आपको ना ही केवल सहयोग देखने को मिलता है, ना ही केवल संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये दो ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं, और समाज में सहयोग और संघर्ष आपको दोनों ही देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। तो ऐसा तो है नहीं आप हर समय सबसे प्यार से ही बात करते, सबका सहयोग ही करते रहते हैं। ऐसा भी एक कंडीशन आ जाता है जब आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, आपके बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका समाज में हमेशा कंटिन्यूटी के साथ सिर्फ सहयोग ही सहयोग होता रहे ऐसा नहीं है, और हमेशा संघर्ष ही संघर्ष चलता रहे ऐसा भी नहीं है। तो आपका दोनों का मिला जुला रूप आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है। कभी आप सहयोग के कंडीशन में रहते हैं और कभी आप संघर्ष के। ये सब आपकी सर्कमस्टांसेस तय करते हैं, राइट। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध प्रतिकार बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन प्रतिस्पर्धा, सेकंड ऑप्शन संघर्ष, थर्ड ऑप्शन व्यवस्थापन, फोर्थ ऑप्शन बदलाव। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में पूछा गया था। तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध प्रतिकार बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को हम क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सेकंड ऑप्शन आर डेहरेनडॉर्फ, थर्ड ऑप्शन एल.ए. कोजर, फोर्थ ऑप्शन एच स्पेंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो हम बात करते हैं लेविस ए कोजर की। ये आपके एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं और इनके विचारों में आपको फंक्शनलिज्म मीन्स प्रकारवाद और कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष संबंधी जो भी सिद्धांत है देखने को मिलता है आपका। और इसीलिए टर्नर ने इन्हें क्या बोला है, संघर्ष मूलक प्रकारवादी, कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिस्ट। अगर पूछ लिया जाए किसने आपका कोजर को कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिस्ट संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्नर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और हम कोजर की बुक की बात करते हैं, तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कोजर की कौन से बुक की बात किया जा रहा है। तो कोजर की बुक का नाम है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये वही बुक है जिसमें कोजर ने आपका डेहरेनडॉर्फ और पार्सन्स का काफी विरोध किया है, और इन्होंने बताया कि डेहरेनडॉर्फ ने अन्य विचारकों की तरह संघर्ष को मात्र विघटनकारी प्रक्रिया के रूप में लिया है, तो पार्सन्स ने समाज में मात्र संतुलन ही देखा, और कोजर ने अपने सिद्धांत में सामाजिक संघर्ष के प्रकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। और सामाजिक संघर्ष के मुख्यतः दो परिणाम होते हैं, पहला आपका हो गया संगठनात्मक और दूसरा विघटनात्मक। और संगठनात्मक या फिर उसको आप सकारात्मक भी कह सकते हैं, पॉजिटिव परिणाम उस समय आपको देखने को मिलते हैं जब संघर्षरत दो विरोधी समूहों की आस्था समाज के आधारभूत मूल्यों में एक जैसी होती है, और दूसरी ओर सामाजिक संघर्ष के विघटनात्मक या नकारात्मक जो निगेटिव रिजल्ट है उस समय उत्पन्न होते हैं जब दो विरोधी समूहों की आस्था समाज के आधारभूत मूल्यों के विपरीत होती है, और ऐसे समूह एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने का हर संभव प्रयास करते हैं। इससे समाज को आर्थिक हानि के साथ ही अराजकता और अशांति का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद कोजर का मानना है कि संघर्ष आवश्यक रूप से कार्यात्मक जो दुष्प्रकारात्मक है मीन्स डिसफंक्शनल कभी नहीं है, बल्कि समूह के निर्माण तथा स्थायित्व के लिए कुछ मात्रा में संघर्ष एक नितांत आवश्यक तत्व है। और कोजर की अभिरुचि संघर्ष के सामाजिक प्रकारों में ही है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल.ए. कोजर। और आपको ये सब बातें ध्यान में रखना है कि कोजर ने आपका संघर्ष का मुख्य कारण किसको बताया है, स्वार्थों की टकराहट को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बताया है।
और टर्नर ने आपका कहा है कि कोजर का संघर्ष विचार काफी लोकप्रिय है क्योंकि उन्होंने प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म और संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट के सिद्धांत के बीच इक्विलिब्रियम संतुलन या समन्वय की स्थिति प्रदान किया है। और कोजर ने अपने विचारों से मार्क्स के द्वंद्वात्मक संघर्ष जो डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट है और डहरनडॉर्फ के संघर्ष सिद्धांत को संतुलित किया है। और वे पहले प्रकारवादी आपके सोशोलॉजिस्ट हैं, फर्स्ट फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि संघर्ष समाज की व्यवस्था के लिए हानिकारक होते हुए भी कभी कभी सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वॉल्व का काम करता है, जिससे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बने रहने में सुविधा होती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, एल.ए. कोजर। तो सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा है? एल.ए. कोजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अभी आपको बताया गया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोजर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2000 में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया और ये आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पीएस कोहन, सेकंड ऑप्शन है लेविश कोजर, थर्ड ऑप्शन रॉल्फ डहरनडॉर्फ, फोर्थ ऑप्शन है जोनाथन टर्नर। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीजीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया गया, ये किसने कहा है? आपके कोजर ने कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लेविश कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन आर.एम. मैकाइवर एवं सी.एच. पेज, सेकंड ऑप्शन है किंग्सले डेविस, थर्ड ऑप्शन है लेविस कोजर और फोर्थ ऑप्शन है रॉल्फ डहरनडॉर्फ। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो अनेक विद्वानों ने इस तथ्य को आपका एनालिसिस किया है कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है। और इन विद्वानों में आप किंग्सले डेविस को देख सकते हैं, आर.एम. मैकाइवर एवं सी.एच. पेज को, और A.W. ग्रीन को भी देख सकते हैं, और लोमिश एंड लोमिश को भी। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले किसने कहा है यह तथ्य आपका अपर्याप्त है, और कमीशन ने आपका राइट आंसर किसको माना है? ऑप्शन ए को, आर.एम. मैकाइवर एवं सी.एच. पेज। आखिर समझ में नहीं आता कमीशन इतने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन क्यों पूछती है कि 100 क्वेश्चन भी वो सही से नहीं बना पाती, हालांकि हमारे में 125 आता है। तो देखने वाली बात है कि एक पेपर सही से सेट नहीं कर पाते हैं और अपना सोर्स भी नहीं बताते किस सोर्स से बना रहे हैं, क्योंकि राइटर अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर्स ने आपका अलग अलग चीज़ें लिख दी हैं। तो मुझे लगता है कि आपके कमीशन को जब आप सिलेबस देते हैं तो उसके साथ ही साथ सोर्स भी प्रोवाइड कर देना चाहिए। और एग्ज़ाम्स इतने डिले लेते हैं तो थोड़ा काम तो कर ही सकते हैं, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका बुकलेट और आंसर की ये सभी आपका स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं, बट नहीं, कुछ भी नहीं करना। और कमीशन का क्या है, अगर एक बार उसने आम को आपका इमली कह दिया है तो इस इमली को आम कहलवाने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, कोर्ट तक जाना पड़ता है, तब जाके आपका आम आम हो पाता है। तो इसलिए इसके बारे में क्या ही कहें। चलिए देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाला संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन डहरनडॉर्फ, सेकंड ऑप्शन रासेनहोफर, थर्ड ऑप्शन ओपेनहेमर, फोर्थ ऑप्शन कोजर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं आपका गुस्ताव रासेनहोफर का। रासेनहोफर, इनका टाइम पीरियड क्या है? इनका टाइम पीरियड है आपका 1842 से 1904 का। तो इन्होंने आपका सामाजिक गत्यात्मकता जो आपका सोशल डायनेमिक्स है इसकी व्याख्या संघर्ष सिद्धांतों के आधार पर की। इनके संघर्ष का आधार अनंत इच्छाओं के बीच संघर्ष होना मीन्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और जेपी सिंह ने अपने बुक, इनकी बुक का नाम है सामाजिक परिवर्तन स्वरूप एवं सिद्धांत, इसमें इन्होंने लिखा कि हिंदी के सभी लेखकों ने इंटरेस्ट का प्रयोग यहाँ स्वार्थ या हित के अर्थ में किया है। इंटरेस्ट का या हिंदी ट्रांसलेशन आपका रासेनहोफर के विचार से आपका मेल नहीं खाता है।
उन्होंने आपका इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग अपने सिद्धांत में इच्छा मीन्स डिजायर या फीलिंग के अर्थ में किया है। उनका कहना है कि इस इच्छा का आधार मनुष्य की आंतरिक जरूरतें जो उनका इनर नेसेसिटीज है और यही आपका इच्छा शक्ति ड्राइविंग फोर्स सारे सामाजिक कार्यकलापों एवं व्यवहारों का मुख्य कारण है। और इस बात की पुष्टि रासेनहॉफर के इस विचार से देखने को मिलती है कि इट इज द की ऑफ इंटरेस्ट दैट अनलॉक्स द डोर ऑफ एवरी ट्रेजर्स हाउस ऑफ सोशोलॉजिकल लोर। और आपके रासेनहॉफर की बात करें तो इन्होंने 5 किस्म की मानवीय इच्छाओं की चर्चा की है। और वो 5 किस्म कौन कौन सा है आपका, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको याद भी रखना है कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, प्रजातीय व यौन इच्छा, द रेशियल और सेक्सुअल इंटरेस्ट, ये प्रजनन के अर्थ में किए। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, शारीरिक इच्छा, द फिजियोलॉजिकल इंटरेस्ट हो जाएगा, आहार या पोषण के अर्थ में किया गया है। और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिक इच्छा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा सामाजिक इच्छाएं, सोशल इंटरेस्ट। और आपका फिफ्थ क्या हो जाएगा, फिफ्थ आपका आध्यात्मिक व धार्मिक इच्छा, द ट्रांसीडेंटल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना कौन कौन सी 5 है, रेशियल व सेक्सुअल इंटरेस्ट हो गया, दूसरा आपका फिजियोलॉजिकल इंटरेस्ट हो गया, थर्ड आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया, और आपका फोर्थ सोशल इंटरेस्ट, और पांचवा आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसीडेंटल इंटरेस्ट। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। और समाज इन्हीं इच्छाओं का क्या है, एक समूह है। कोई व्यक्ति या समूह इन्हीं इच्छाओं से प्रभावित होकर कार्य करता है और जब इन इच्छाओं की पूर्ति में अड़चनें आती हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज के कुछ लोगों के बीच सहयोग या सामूहिक एकता की भावना भी उत्पन्न होती है। और आपके रासेनहॉफर ने बताया है कि इच्छा पूर्ति के लिए समाज में संघर्ष इसलिए होता है कि इच्छाएं मानव की वैसे दमित या जैविक भावनाएं या जरूरतें हैं जिसकी पूर्ति के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य की जैविक प्रेरणा जो उसका बायोलॉजिकल अर्ज है उसके व्यवहार के प्रेरक कारक है। यौन संबंध की पूर्ति से लेकर समाज में अधिपत्य एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों का लगाव किसी न किसी किस्म की इच्छा डिजायर ऑन ड्राइव से है, राइट। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रासेनहॉफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन निरंतरता, सेकंड ऑप्शन प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, थर्ड ऑप्शन सामाजिक मूल्यों का हनन, फोर्थ ऑप्शन है अस्थिरता। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2005 एंड 2016 में पूछा गया है। आपको पता है कोई भी समाज हो ना तो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रह सकता और ना ही हमेशा सहयोग की स्थिति में रह सकता है। और यहाँ पर संघर्ष अनिरंतर प्रक्रिया है। संघर्ष की प्रक्रिया के मूल में व्यक्तियों या समूहों के हितों तथा स्वार्थों का संघर्ष होता है। जब दो व्यक्तियों या समूहों के बीच जो हित हैं आपस में टकराते हैं तब संघर्ष की स्थिति आपका उत्पन्न होता है और इससे सामाजिक मूल्यों में हनन तथा अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको निरंतरता नहीं देखने को मिलती, अनिरंतरता रहता है यहाँ पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए निरंतरता। तो क्या पूछा गया था, क्या विशेषता नहीं है संघर्ष का, आपका प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क आपकी विशेषता है, सामाजिक मूल्यों का हनन भी आपका विशेषता है और अस्थिरता भी, ये सब आपका संघर्ष की विशेषता है। और संघर्ष की विशेषता क्या नहीं है, निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है या किसने कहा है। फर्स्ट ऑप्शन कोजर, सेकंड ऑप्शन डेहरेनडॉर्फ, थर्ड ऑप्शन मार्क्स, फोर्थ ऑप्शन है आपका मिल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डेहरेनडॉर्फ के अकॉर्डिंग सत्ता के असमान वितरण के परिणाम स्वरूप आपका विरोधी हित समूहों का निर्माण होना एक स्वाभाविक घटना है। कहा जाता है कि संघर्ष को ना तो निरंकुश राजा और ना ही दार्शनिक राजा जो फिलोसफर किंग होता है सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो आप देखिए आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका डेहरेनडॉर्फ होगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ हम सत्ता संरचना की बात करें, जो अथॉरिटी है उसके स्ट्रक्चर के आपको 2 हिस्से देखने को मिलता है। पहला आपका हो जाता है डोमिनेशन और दूसरा आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्शन। तो डोमिनेशन मीन्स क्या होता है आपका शासन और सब्जेक्शन मीन्स क्या होता है, दमन। तो आपको ध्यान में रखना है सत्ता संरचना में मुख्यतः 2 हिस्से होते हैं सत्ता संरचना के। पहला आपका शासन होता है, दूसरा आपका दमन होता है। पहला आपका क्या हो गया, डोमिनेशन मीन्स शासन और दूसरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्शन मीन्स दमन। और डेहरेनडॉर्फ ने आपको बताया है कि संघर्ष को निर्देशित और संस्थाकृत चैनलाइज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है, पर संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए किसने बताया कि आपका
संघर्ष को निर्देशित एवं संस्थाकृत किया जा सकता है, पर संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉहरेनडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक, सेकंड ऑप्शन राजनीतिक, थर्ड ऑप्शन आर्थिक, फोर्थ ऑप्शन संस्थागत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉहरेनडॉर्फ ने पश्चिमी समाज में औद्योगिक संघर्ष को संस्थागत अलगाव, आपका इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के रूप में देखा है, और जो इनकी तीव्रता और हिंसा में कमी करने में भूमिका निभाता है। इस तरह आपका औद्योगिक संघर्ष क्या है? एक संस्थागत संघर्ष है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संस्थागत संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉहरेनडॉर्फ के अकॉर्डिंग आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का मुख्य स्रोत है? फर्स्ट ऑप्शन आर्थिक स्वार्थ, सेकंड ऑप्शन सत्ता संबंध, थर्ड ऑप्शन वर्गगत स्वार्थ, और फोर्थ ऑप्शन है जातिगत स्वार्थ। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। तो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट रॉल्फ डॉहरेनडॉर्फ की बुक है, बुक का नाम याद रखना है। अलग से ये बुक भी आपके एग्जाम में बना है, नेट में भी बना है, पीजीटी में आई थिंक बना है कि नहीं, ध्यान नहीं है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, किसकी बुक का नाम है? ये रॉल्फ डॉहरेनडॉर्फ की बुक का नाम है। बुक का नाम क्या है? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें इन्होंने संघर्ष सिद्धांत का समर्थन किया है। इन्होंने अपने संघर्ष सिद्धांत को यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक समाजों के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। इनके अकॉर्डिंग सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष की प्रक्रिया का मौलिक स्रोत है। वर्ग संघर्ष आपका क्लास स्ट्रगल में होने वाले चेंजेस भी मूलतः सत्ता व्यवस्था जो अथॉरिटी सिस्टम है इसमें होने वाले परिवर्तन से, इसमें होने वाले चेंजेस से है। सत्ता की संरचना में परिवर्तन उन लोगों को हटाने से होता है जो शासन, जो डोमिनेंस की स्थिति में है या आपके शासन के केंद्र में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सत्ता संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? फर्स्ट ऑप्शन जॉर्ज सिमिल, सेकंड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन नोआम चोम्स्की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज सिमिल की बात करें या फिर आपके अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट कोजर की बात करते हैं, तो इन्होंने आपका संघर्ष को सकारात्मक प्रकार माना है, क्योंकि बहुलवादी समाजों में जो आपका प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है इसमें संघर्ष लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जॉर्ज सिमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की हैं? फर्स्ट ऑप्शन सोरोकिन, सेकंड ऑप्शन बोगार्डस, थर्ड ऑप्शन लिपसेट योम बेंडिक्स, और फोर्थ ऑप्शन है मैकाइवर योम पेज। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो मैकाइवर और पेज ने संघर्ष के दो प्रधान स्वरूपों का वर्णन किया है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। जब व्यक्ति या समूह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विरोधी व्यक्ति या समूह के मार्ग में बाधा डालते हैं, एक दूसरे को सीधे चोट पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि विनाश करने की चेष्टा रखते हैं, तो ऐसे संघर्ष को प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। और वर्ग संघर्ष, क्रांति और युद्ध बड़े सामाजिक उद्देश्यों पर आधारित सामूहिक संघर्ष है। जब संघर्षशील व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष नहीं करते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के हितों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे संघर्ष को अप्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। और मैकाइवर और पेज ने प्रतियोगिता को आपका अप्रत्यक्ष संघर्ष का एक रूप माना है, लेकिन दूसरे विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने आपका प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं दिया है? मैकाइवर योम पेज ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैकाइवर योम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध एक उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन वर्ग संघर्ष का, सेकंड ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का, थर्ड ऑप्शन प्रत्यक्ष संघर्ष का, फोर्थ ऑप्शन अप्रत्यक्ष संघर्ष का। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो अप्रत्यक्ष संघर्ष में कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने हितों को प्राप्त करने के लिए बाधा पहुंचाते हैं। इस संघर्ष में हिंसा, घृणा, शत्रुता आदि की मात्रा काफी रहती है और जो आपका दृष्टिगोचर नहीं होता। शीत युद्ध इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष संघर्ष का।
तो जो कोल्ड वॉर था ये आपका किसके बीच में था, यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में था। तो उसी टाइम पे आपका नेटो फॉर्म किया गया था। तो नेटो ने अपना पर्पस मीट कर लिया जब आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो कायदे से तो नेटो को तभी आपका डिसॉल्व कर देना चाहिए था। तो अभी जो आप कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जो आपको वॉर देखने को मिल रहा है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में, कहीं ना कहीं उसका रीजन क्या है, नेटो ही है। क्योंकि यूक्रेन आपका नेटो का मेंबर बनना चाहता है। इसका अगर कोई मेंबर बन जाता है कंट्री आपका नेटो का, तो इसका क्या बेनिफिट होता है, तो इसका ये होता है कि नेटो में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उन कंट्रीज़ पे अगर कोई भी आपका अटैक करता है तो सारी कंट्री मानती है कि हमारे ही कंट्री पे अटैक हुआ है, तो सभी उनका सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो थ्रेट करता है रशिया का, अगर यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर बन जाता है। दैट्स वाई रीज़न बीइंग दोनों के बीच में इतना सारा वॉर आपको देखने को मिल रहा है, कब से देखने को मिल रहा है और ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। और उसके साथ ही साथ आपने कितने सारे वॉर आपको देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है। फर्स्ट ऑप्शन असंगति, सेकेंड ऑप्शन प्रतियोगिता, थर्ड ऑप्शन सौजन्य, फोर्थ ऑप्शन पार्थक्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गिडिंग्स के अकॉर्डिंग वर्ग संघर्ष का जो खतरा है आपका पार्थक्य, पार्थक्य मीन्स आपका होता है डिवीजन। तो डिवीजन के वजह से उत्पन्न होता है। और इनके अकॉर्डिंग जो समाज है आपका, समाज स्वयं में एक संघ अथवा संगठन है अथवा औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले पारस्परिक संबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पार्थक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है। फर्स्ट ऑप्शन गिलिन एंड गिलिन, सेकेंड ऑप्शन कार्ल मैनहीम, थर्ड ऑप्शन मैकाइवर व पेज, फोर्थ ऑप्शन लेविशे कोजर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो लेविशे कोजर ने आपका यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी संघर्ष में विभेद किए हैं। ये संघर्ष जो विशिष्ट मांगों की हताशा से उत्पन्न होते हैं और जिन्हें एक साधन के रूप में आगे बढ़ाया जाता है, ये आपके यथार्थवादी संघर्ष होते हैं। और हम गैर यथार्थवादी संघर्ष की बात करें तो एक विरोधी द्वारा तनाव मुक्त करने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लेविशे कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। फर्स्ट ऑप्शन कोजर, सेकेंड ऑप्शन वेबर, थर्ड ऑप्शन डेरेनडॉर्फ, फोर्थ ऑप्शन सिमेल। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया और पीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लेविश कोजर ने संघर्ष को बाह्य एवं आंतरिक के रूप में आपका वर्गीकृत किया है। किसमें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल में किया गया है। किसके द्वारा किया गया, कोजर के द्वारा किया गया है। किसमें क्लासिफाई किया गया आपका, एक्सटर्नल एंड इंटरनल में। और बाह्य संघर्ष एक समूह पर किसी बाहरी समूह द्वारा थोपा जाता है, जैसे पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपा गया कारगिल वॉर। आंतरिक संघर्ष एक समूह द्वारा अपने सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे जाति के नियमों का उल्लंघन करने पर जाति बहिष्कृत करना। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। फर्स्ट ऑप्शन समनर, सेकेंड ऑप्शन डेरेनडॉर्फ, थर्ड ऑप्शन वेबर, फोर्थ ऑप्शन सिमेल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिमेल के अकॉर्डिंग बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। निषेध किसी भी प्रकार के विकास का एक अंग होता है। यह अपने निषेध को जन्म देता है। समय के साथ विपरीत प्रकार के परस्पर निषेधों में टकराव होना स्वाभाविक है। और अदर वर्ड में कहें तो जैसे जैसे यह परस्पर विपरीत तत्व विकसित होते हैं, इनमें संघर्ष होना अनिवार्य हो जाता है। परस्पर संघर्ष से किसी भी निषेध का अंत नहीं होता। इससे क्या होता है, दोनों निषेध अपने अपने नकारात्मक तत्वों को छोड़ देते हैं और एक नई स्थिति में प्रवेश करते हैं जो उन दोनों की पहली स्थितियों से बेटर होती है। कहने का भाव यह है कि दोनों निषेधों में जहां संघर्ष होता है वहां दोनों में एकता भी बनी रहती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं कर पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक संघर्ष, सेकेंड ऑप्शन व्यक्तिगत संघर्ष, थर्ड ऑप्शन जाति संघर्ष और फोर्थ ऑप्शन है अव्यक्त संघर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को अव्यक्त संघर्ष कहते हैं। संघर्ष या विरोध उस स्थिति का नाम है जिसमें संबंधों के विभिन्नता की स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अव्यक्त संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समय के संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है? फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सेकेंड ऑप्शन कोजर, थर्ड ऑप्शन कॉलिंस, फोर्थ ऑप्शन डहरनडॉर्फ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो रैंडल कॉलिंस ने आपका सूक्ष्म समय के संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है और कॉलिंस ने कहा है कि My own main contribution to conflict theory was to add a micro level to these macro level theories. I especially try to show that stratification and organization are grounded in the interactions of everyday life. कहने का मतलब है कॉलिंस ने आपका कहा है कि मेरा अपना मुख्य योगदान संघर्ष सिद्धांत उन बृहद स्तर के सिद्धांतों से सूक्ष्म स्तर का जुड़ गया था। मैं जमीनी स्तर पर अंतःक्रिया के प्रतिदिन जीवन के स्थिरीकरण और संगठन को दिखाने का विशेषकर प्रयास करता हूँ। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कॉलिंस। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया प्रतियोगिता, कंपटीशन। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी PYQs है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आपको बताना है कंपटीशन जो है किस टाइप का आपका सोशल प्रोसेस है। फर्स्ट ऑप्शन है आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, सेकंड ऑप्शन है आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, थर्ड ऑप्शन है पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, फोर्थ ऑप्शन है पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, किसी उद्देश्य को बेहतर से बेहतर ढंग से हासिल करने का एक नतीजा है। स्पर्धा तब पैदा होती है जब कुछ सीमित लक्ष्यों को अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं आपका लेस्ली का। तो लेस्ली ने आपका कैसे डिफाइन किया है प्रतिस्पर्धा को? तो लेस्ली ने आपका कहा है कि कंपटीशन इज द इंडिविजुअल एंड ग्रुप स्ट्राइविंग फॉर गोल्स दैट ओनली वन कैन विन। तो इससे पता चल जाता है कि प्रतिस्पर्धा में आंशिक रूप से पृथक्करण होता है। तो इसको आप अपने आप से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप में से कुछ ही बच्चे लेक्चरार के पोस्ट पे पहुंचेंगे। आई थिंक कितनी सीट है? 12-13 सीट है। तो और सभी बच्चों का क्या हो जाएगा? ये सभी दूसरे एग्जाम के कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। हालांकि आशा है कि आप सब जैसे स्ट्रगलिंग फेज पे अभी हैं, आप सबको जल्द ही आपके जीवन में सक्सेस का प्रकाश देखने को मिले। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सहयोग, सेकंड ऑप्शन आत्मसातकरण, थर्ड ऑप्शन संघर्ष, फोर्थ ऑप्शन है समझौते। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कंपटीशन में भाग लेने के कुछ नियम समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। जब तक इन नियमों का पालन होता है तब तक प्रतिस्पर्धा जो है सच्ची होती है। जहाँ भी प्रतिस्पर्धा इन नियमों की सीमा रेखा को पार कर जाती है वहाँ संघर्ष की स्थिति आपका उत्पन्न हो जाता है। और इससे स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा जो है संघर्ष तो है ही नहीं, पर इसकी पृष्ठभूमि जो इसका बैकग्राउंड है ये अवश्य है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो आप भी देखते हैं कंपटीशन में आए दिन बहुत सारे लोग आपका चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं। कोई ब्लूटूथ लगा के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है। तो ये सब क्या है आपका, वहाँ पर आपका हेल्दी कंपटीशन शो नहीं कर रहा होता, वहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विघटन, सेकंड ऑप्शन है अराजकता, थर्ड ऑप्शन है तानाशाही, फोर्थ ऑप्शन है संघर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2009 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभी बताया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है कोजर, सेकंड ऑप्शन है स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन है वेबर, फोर्थ ऑप्शन है दुर्खीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेबर ने कंपटीशन को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरों के द्वारा भी वांछित है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो पहले माना गया था कोजर को माना गया था, जो आपका फर्स्ट आंसर किया आया था, बट जो रिवाइज्ड आंसर किया है इसमें आपका करेक्ट किसको माना गया? ऑप्शन सी, वेबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? फर्स्ट ऑप्शन ईरान इराक युद्ध, सेकंड ऑप्शन एक सौंदर्य प्रतियोगिता, थर्ड ऑप्शन मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, और फोर्थ क्या है, मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो आपका कंपटीशन क्या हो जाएगा? तो आपको पता है जो प्रतियोगिता होता है ये आपका इसका जो स्वरूप है व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक और सामाजिक कुछ भी हो सकता है। यदि किसी एक पद के लिए 2-3 प्रत्याशी कोशिश करते हैं तो इसका आपका क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत प्रतियोगिता कहा जाता है। और यदि 2 क्रिकेट टीम के बीच प्रतियोगिता हो तो इसे सामूहिक प्रतियोगिता कहा जाएगा। उसी प्रकार यदि 2 कंपनी के बीच अपना उत्पाद बेचने के लिए प्रयास हो तो इसे संगठनात्मक प्रतियोगिता कहा जाएगा। और यदि 2 समुदायों के बीच कुछ प्राप्त करने के लिए स्पर्धा पाई जाती है तो इसे सामाजिक प्रतियोगिता कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता को विश्वव्यापी प्रक्रिया माना है और इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो आपका किसकी बात हम कर रहे हैं? वेबर की बात कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना, हम वेबर की बात कर रहे हैं और वेबर ने आपका जो प्रतियोगिता है इसको आपका 2 भागों में डिवाइड किया। पहला आपका हो जाता है नियंत्रित प्रतियोगिता, रेगुलेटेड कंपटीशन, और दूसरा आपका क्या हो जाता है? अनियंत्रित प्रतियोगिता, अनरेगुलेटेड कंपटीशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ लिया जाए किसके अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड किया गया है, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता में किसने प्रतियोगिता को डिवाइड किया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर। वही हम गिलिन एंड गिलिन की बात करते हैं तो इन्होंने प्रतियोगिता को 2 भागों में तो इन्होंने भी बांटा है। पहला हो जाएगा आपका व्यक्तिगत प्रतियोगिता मीन्स पर्सनल कंपटीशन, और दूसरा आपका हो जाएगा अवैक्तिक प्रतियोगिता मीन्स इम्पर्सनल कंपटीशन। और आपके गिलिन एंड गिलिन ने बताया है कि प्रतियोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज की मूल्य व्यवस्था, सिस्टम ऑफ वैल्यूज एवं समूह संरचना, ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा है। और कूले ने आपका लिखा है कि प्रतियोगिता व्यक्तित्व पर सकारात्मक रूप से गहरा प्रभाव डालती है या हमारे दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करती है, और प्रतियोगिता के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व रचनात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो यहाँ से आपको जो नहीं भूलना, बस इतना ही नहीं भूलना है कि मैक्स वेबर ने आपका प्रतियोगिता को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आपका रेगुलेटेड कॉम्पिटिशन, दूसरा आपका अनरेगुलेटेड कंपटीशन, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता। वहीं आपको गिलिन एंड गिलिन का भी याद रख लेना, क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत प्रतियोगिता पर्सनल कंपटीशन और दूसरा अवैक्तिक प्रतियोगिता इम्पर्सनल कंपटीशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसने किस में क्लासीफाई किया, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रीन, सेकंड ऑप्शन है कोजर, थर्ड ऑप्शन शिमेल और फोर्थ ऑप्शन है र्यूटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। ये आपका जो डेफिनेशन है किसने दिया है? कोजर ने दिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा हमेशा है। फर्स्ट ऑप्शन सामान्य संघर्ष, सेकंड ऑप्शन समूह संघर्ष, थर्ड ऑप्शन अचेतन एवं अवैक्तिक संघर्ष, फोर्थ ऑप्शन जागरूक एवं व्यक्तिगत संघर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रतिस्पर्धा है हमेशा अचेतन एवं अवैक्तिक संघर्ष है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अचेतन एवं अवैक्तिक संघर्ष। और आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि मैक्स वेबर ने आपका कंपटीशन को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, वहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने आपका प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक माना है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन अवैक्तिक प्रक्रिया, सेकेंड ऑप्शन निरंतर प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन व्यवस्थापन की प्रक्रिया, फोर्थ ऑप्शन सार्वभौमिक प्रक्रिया। ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो प्रतिस्पर्धा एक अवैक्तिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये आपका यूनिवर्सल प्रोसेस है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया आपका सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे गलत विशेषता पूछा गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
व्यवस्थापन की प्रक्रिया, ये आपका क्या है, ये आपका सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। जबकि आपका अवैयक्तिक प्रक्रिया हो गया, निरंतर प्रक्रिया हो गया और सार्वभौमिक प्रक्रिया हो गया, ये आपका जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, इसकी क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। फर्स्ट ऑप्शन प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष आपका अधिक मात्रा में। सेकेंड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि संघर्ष दोनों को हानि। थर्ड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जब किसी एक वस्तु और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा दो पक्षों में होती है तो उनमें से उन्हें प्राप्त करने की होड़ हो जाती है और यही होड़ आपका कंपटीशन की भावना को जन्म देती है और यही आपका क्या, प्रतिस्पर्धा की भावना कहलाती है। और प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन है आपका कम मात्रा में पृथक्करण करती है और व्यक्ति एवं समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, जो सामाजिक प्रगति में सहायता भी करती है। जबकि जो आपका संघर्ष होता है, ये संघर्ष आपका अधिक मात्रा में पृथक्करण करती है, व्यक्ति एवं समाज दोनों को हानि पहुंचाती है, जो बाधा पहुंचाती है। और कभी कभार क्या होता है कि जो आपका प्रतिस्पर्धा होता है इसका परिणाम अच्छा भी नहीं रहता। जब दो व्यक्ति किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्पर्धा करते हैं तो आसक्त व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है और ऐसा प्रायः व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इससे एक दूसरे में संघर्ष छिड़ जाता है और उससे व्यक्ति और समाज दोनों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। तो प्रतिस्पर्धा आपका कम मात्रा में पृथक्करण करेगी, वहीं संघर्ष आपका अधिक मात्रा में करेगा। और जो प्रतिस्पर्धा है वो आपका व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाएगी जबकि आपका संघर्ष जो है हानि पहुंचाएगी। और प्रतिस्पर्धा जो है आपका सामाजिक प्रगति में सहायता करेगी और जो संघर्ष है इसमें बाधा पहुंचाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य जो इतने सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने के प्रयत्न को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, सेकंड ऑप्शन सहयोग, थर्ड ऑप्शन सात्मीकरण, फोर्थ ऑप्शन है संघर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य जो इतने सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते, उसको पाने के प्रयत्न को क्या कहेंगे, आपका कंपटीशन कहा जाएगा। चलिए अब आपका आ गया नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9। तो आपका चैप्टर 8 अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे आपका सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। ये आपका चैप्टर 9 है। सोर्स आपको बताया ही गया है, घटना चक्र है इसका। ये इस बुक का क्या है, चैप्टर 9 है, सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन भावात्मक व्यवहार का, सेकंड ऑप्शन मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, थर्ड ऑप्शन वीरता मूलक व्यवहार का, फोर्थ ऑप्शन विवेक सम्मत व्यवहार का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह भावात्मक सामाजिक क्रिया व्यवहार का एग्जाम्पल है और यह क्रिया व्यक्ति राग, द्वेष, प्रेम, घृणा जैसे भाव से प्रेरित होकर करता है। और सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, ये श्रेय किसको जाता है, मैक्स वेबर को जाता है। और वेबर ने ही आपका सर्वप्रथम कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भावात्मक व्यवहार का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है या कथन। फर्स्ट ऑप्शन है सत्य है, सेकेंड ऑप्शन है असत्य है, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया है। तो सामाजिक क्रिया भूत, भविष्य और वर्तमान की किसी क्रिया या व्यवहार से प्रभावित हो सकती है और इस फैक्ट को विभिन्न एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन से आप देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहायता करता है और वह कुछ समय बाद बदले में दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है तो उसका यह व्यवहार भूतकालीन क्रिया द्वारा प्रभावित माना जाएगा। दूसरा इलस्ट्रेशन ये हो सकता है कि एक व्यक्ति ने एक सन्यासी को भिक्षा दी और उस सन्यासी ने बदले में उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया। यह व्यवहार आपका वर्तमान क्रिया द्वारा प्रभावित माना जाएगा। और इसी प्रकार किसी क्रिया का संबंध भविष्य के प्रभाव से भी हो सकता है और इस विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि सामाजिक क्रिया किसी न किसी काल के व्यवहार से अवश्य ही प्रभावित होता है।
तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सत्य है। तो सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यह कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना। सेकंड ऑप्शन है ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति। थर्ड ऑप्शन है दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना। फोर्थ ऑप्शन है वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका सोशल एक्शन है, सामाजिक क्रिया का तात्पर्य कोई घटना, इवेंट या मात्र क्रिया, एक्शन नहीं है। मैक्स वेबर घटना या क्रिया जो आपका इवेंट है या एक्शन है, इसे सामाजिक क्रिया का स्पष्ट भेद स्थापित करते हैं। उनकी निगाह में घटना जाने अनजाने किए गए व्यक्ति के उस व्यवहार को कहते हैं जिसका कोई उद्देश्य न हो। राह चलते दो साइकिल सवारों का अचानक एक दूसरे से टकरा जाना घटना है, सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से टकराना उद्देश्य नहीं था, यह तो अचानक ऐसा हो गया। परंतु दोनों साइकिल सवार यदि परस्पर टकराने से बचने का प्रयास करते हैं या टकरा जाने के बाद परस्पर वाद विवाद या हाथापाई करते हैं तो उसे आप सामाजिक क्रिया कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना। अगर टकराया, यहाँ तक ये एक इवेंट होता, अब इसके बाद इसने घूसेबाजी करना शुरू कर दिया तो ये आपका क्या हो गया? एक्शन हो गया। मीन्स अब आपका ये किस में तब्दील हो गया? ये इलस्ट्रेशन आपका सोशल एक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है, किस प्रकार की क्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन विवेकपूर्ण, ज्वैक रेशनल। सेकेंड ऑप्शन मूल्यांकनात्मक, व्हाट रेशनल। थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन है भावनात्मक, अफेक्चुअल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भावनात्मक क्रिया वह है जो प्रेम, दया, सहानुभूति, क्रोध, घृणा आदि से तत्काल प्रभावित होकर की जाती है, जैसे माँ द्वारा अपने बच्चे को क्रोधित होकर चांटा मारना, मित्र को देखकर भाव विह्वल होना, शत्रु को गालियां देना और टीम के जीतने पर पटाखा छोड़ना। ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं और इस तरह की क्रियाओं में आवेग का तत्व प्रमुख होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भावनात्मक, अफेक्चुअल। तो आपको इस वे में भी याद रखना है जैसे कि आपको देवनागरी लिपि में ही आपको ज्वैक रेशनल, व्हाट रेशनल, अफेक्चुअल देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको दोनों ही नाम याद रखना है। ज्वैक रेशनल किसको कहा गया? विवेकपूर्ण को। व्हाट रेशनल मूल्यांकनात्मक को। और अफेक्चुअल आपका भावनात्मक, राइट। चलिए बारी आ गई अब आपका कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चंस का। अब आपको बताना है कितना कॉन्सेंट्रेशन आपका रहा है। और ये आपका प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन था। अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमिस्टिक फैमिली वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा? फर्स्ट ऑप्शन था मर्डॉक द्वारा, सेकेंड वार्नर और थर्ड दुर्खीम और फोर्थ ऑप्शन था जिमरमैन द्वारा। तो आप सभी के द्वारा इसका आंसर दिया गया जिमरमैन। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, जिमरमैन। और ये रहा आपका आज का CCQ, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोजर को किस समाजशास्त्री ने संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा है? Which of the following sociologist has called Kojer a conflict functionalist? फर्स्ट ऑप्शन है आपका टर्नर, सेकेंड ऑप्शन है कॉलिंस और थर्ड ऑप्शन है डहरनडॉफ और फोर्थ ऑप्शन है आपका रासनहॉफर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप इसकी वर्तनी देख लीजिए क्योंकि आपके GIC में वर्तनी शुद्धि भी पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों ही लैंग्वेज में है। आपको जिसमें भी लिखना होगा आप करेक्ट स्पेलिंग लिखिएगा, ध्यान से देख के लिखिएगा क्योंकि आपका वर्तनी शुद्धि भी आता है। और जब आपको मेन से ही लिखना है तो आपको इसमें आपका अगर बहुत सारे एरर रहेगा तो आपके मार्क्स जो है बहुत कम होने के चांस हो जाएगा। क्योंकि आप सब टीचर भी हैं और टीचर बनने वाले भी हैं, तो आपको भी पता है जब बच्चे आपके सामने कॉपी लेके आते हैं वहाँ अगर गलत लिखा होता है आप कितना सारा कटिंग वहाँ पर लगा देते हैं। तो आप अपने लिए भी ध्यान में रखिए। हालांकि पता है कि पूरे दिन चैटिंग होती रहती है तो इस वजह से स्पेलिंग ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए देखिए, ये हैं आपके CCQ टॉपर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। फर्स्ट रैंक है आपका मुकेश कुमार सागर सर का, सेकेंड रैंक है प्रीति रंजन मैम का, थर्ड है आपका निधि तिवारी मैम का। तो यहाँ पर ये रैंकिंग आपका टाइम के बेसिस पे दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो आंसर आया था मुकेश कुमार सागर सर ने दिया था, सेकंड नंबर पर आया था प्रीति रंजन मैम का और थर्ड नंबर पर आया था जिमरमैन। और आपके तीनों ही टॉपर ने गलत वर्तनी लिखा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। आप शुद्ध लिखने की कोशिश किया करिए
और यहाँ पर सचिंद्र पाल सर की बात करें तो इनका आपका आया था 4th नंबर पर, और ये और भी जल्दीबाजी में जिमरमैन को जिम्बरमैन लिख दिया गया है। और आदेश कुमार सर का 5वें नंबर पर आया था, इन्होंने जिमर को अलग और मैन को अलग कर दिया है। और आपका इसके बाद आया था चंद्रिका पाल मैम का आंसर, जिन्होंने एकदम करेक्ट लिखा है आपका जिमरमैन, अदरवाइज ये तो रेस से बाहर थी। हालांकि चलिए अब क्या किया जाएगा, एक पेज में जितने भी नाम आ जाएंगे करेक्ट आंसर का सभी को इंक्लूड कर लिया जाएगा और टॉप 3 का इसके पहले कर दिया जाएगा, राइट। चलिए फिर इस वीक में पढ़ने का मौका नहीं मिला था, आपका कमेंट जो भी यहाँ पर है चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन किसने क्या क्या कमेंट किया और कितने बच्चों ने सही किया है। सबसे पहले SBS गौर सर का द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमिस्टिक फैमिली वॉज गिवन बाय जिमरमैन, और इन्होंने करेक्ट स्पेलिंग भी लिखा है। और नेक्स्ट है आपका चंद्रिका पाल मैम जी ने क्या लिखा है, वेरी नाइस सेशन मैम, थैंक यू सो मच। और कृष्ण देव सर का क्या लिखा गया, जिस तरह क्लास नाइस है उसी तरह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है मैम, क्या ही मज़ा ले रहे हैं आप सब यार। और अमिता पांडे मैम ने लिखा है नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर रूहरी मैम ने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ एटमिस्टिक फैमिली बाय जिमरमैन, करेक्ट है आंसर। और यहाँ पर निधि तिवारी मैम ने लिखा है थैंक यू सो मच मैम, वेरी नाइस सेशन। और हाँ, आप लोग जब तारीफ़ करते हैं तारीफ़ अलग से करिए, और जब आपको आंसर देना है तो आंसर आप ऑप्शन जो भी हो आपका डी ऑप्शन ये है, पर्टिकुलर आप लिखिए कैसे है, क्योंकि आपका स्क्रीन पर शो होता है तो आप करेक्ट लिखिए, आप कैसे भी है। और क्या बोलते हैं, तारीफ़ के लिए अलग से लिख सकते हैं। और ब्लेस्ड थॉट ओनली का है जिमरमैन, करेक्ट है। और सीता कुमारी मैम का है जिमरमैन, करेक्ट है। और किसका है, शिवी इनका भी आंसर करेक्ट है जिमरमैन। और आयु मानू का भी आंसर क्या है, करेक्ट है जिमरमैन। और रागनी ठाकुर का आंसर क्या था, ऑप्शन डी पे ही था जिमरमैन। हाँ, हमारा जिमरमैन ऑप्शन डी पे है, तो रागनी ठाकुर मैम का भी आंसर करेक्ट है। एंटरटेनमेंट का भी आंसर करेक्ट है जिमरमैन। और क्या है यहाँ पर, मैम जो आप विवाह को इंग्लिश में बताती हैं प्लीज़ उसको एक बार हिंदी में भी बोला कीजिए, एग्जाम्पल पॉली कृष्णदेव सर का ये आंसर है। तो आपको जो भी इंग्लिश में बताया जाता है वो हिंदी में बताने की पूरी कोशिश किया जाता है, और जो हिंदी में रहता है। और यहाँ पर क्या है, श्रिया मैम का है कि मैम थ्योरी भी कराओ प्लीज़। तो थ्योरी किस लिए पॉसिबल नहीं है, आप सबकी वजह से, आप सबको पता है। या PDF सेंड कीजिए थ्योरी विद PYQs प्लीज़। तो मैम PDF जब पढ़ाया नहीं जाता तो PDF किस लिए बनाया जाएगा, तो इस वजह से आपको PDF नहीं प्रोवाइड कराया गया, सॉरी फॉर दैट। और इसका क्या आंसर है, मर्डर द्वारा किस लिए लिखा गया मुझे पता नहीं है। और मर्डॉक क्या है पता नहीं, क्या सुशील कुमार सर का क्या मर्डॉक भी ऑप्शन में है क्या? अच्छा, तो आंसर आपका गलत है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिमरमैन द्वारा। और सरिता पारिक मैम की बात करें तो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है जिमरमैन। और अमित प्रेम सर जी ने भी आपका करेक्ट आंसर दिया है जिमरमैन। तो इतने बच्चों के आंसर्स आए थे, आप सभी को थैंक यू सो मच। ये रहा आपका टेलीग्राम हैंडल @ओमराज क्लासेस, और ये है आपका ग्रुप चैनल का @ओमराज क्विज अड्डा, जहाँ पर आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। तो क्योंकि एग्ज़ाम के लिए क्विज प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है, रिवीजन हर चीज़ मांगता है, विदाउट रिवीजन कुछ भी नहीं। तो और यहाँ पर आपको बता दिया जाए, जो आपको 9 AM पर पोल यहाँ करवाया जाता है क्वेश्चंस का, इसका राइट आंसर आपको 9 PM पे टेलीग्राम पर देखने को मिलता है। तो अगर राइट आंसर आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका रॉन्ग आंसर ही देते हैं, तो आपको अगर उसका राइट आंसर देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। जो आपको 9 AM पे यहाँ क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, उसका 9 PM पे आपको आंसर टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, राइट। चलिए फिर अब अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, आप लोग को पता है। और हाँ, एक क्वेरी आप सबके दिमाग में रहता है कि आपसे जो बात कर रहे हैं वो मैम है या सर है। तो आपको सबसे पहले बता दिया जाए, अगर आपने कभी गौर से देखा होगा ओमराज शब्द, तो ये 3 व्यक्तियों के नेम के अल्फ़ाबेट से बना है, जिनमें से आपके एक सर और 2 मैम के। तो आप वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मैम या सर। और इतना बता दें, सबसे ज़्यादा इनएक्टिव हम ही रहते हैं, क्योंकि इतना समझ में नहीं आता क्या है। स्टार्टिंग में मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ चैनल ग्रुप वगैरह बना है, और जब पता चला था तो हालांकि अलाउ कर दिया था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि बताया गया था कि सारी चीज़ें एक ही जगह आपका स्टोर हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। स्टार्टिंग में 2-4 दिन देखा भी था, तो बच्चे वहाँ पर ज्वाइन कर रहे थे और पता नहीं क्या देख ले रहे थे कि लेफ्ट भी कर दे रहे थे। तो मैंने कहा आप लोग की दुनिया आप ही लोग जाने। हालांकि मुझे जो भी चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाता है उसी सोर्स के थ्रू आपको पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अगर आप लोग को नहीं पता तो इतना बता दिया जा रहा है, क्योंकि झूठ बोलने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि टीचिंग पैशन है ना कि प्रोफेशन। तो इसी वजह से क्लासेस होता है और आपका
सेशन जो है डिले हो जाता है। मुझे बुक से यारी दोस्ती करने में हार्डली 1.5 आवर लगता है। हालाँकि ये मत सोचिएगा कि मास्टर्स भी नहीं है, क्योंकि मास्टर तो काफ़ी सब्जेक्ट में है, तो उसमें तो आपका सोशियोलॉजी भी आ जाता है, राइट? चलिए फिर, अगर आपको पसंद आया है तो क्या करना है आप लोग को पता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।